नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास निशानेबाज पार्ट 11। खेड़ा। जीवन बंसल ने कांपते स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर दो। अरे कर दिया बंसल भाई। खेड़ा मीठी हंसी हंसा। मेरी जान मत लेना, मुझे मत मारना। मैंने ऐसा कहा नहीं। तो फिर तू क्यों कहता है? बंसल ने कुछ नहीं कहा, उसके होठ सिर्फ हिल कर ही रह गए। 20 मिनट बाद अर्जुन नाथ का आदमी खुला टेम्पो लेकर वहां पहुंचा। जा, खेड़ा बोला, सोने वाले सारे बॉक्स अर्जुन नाथ को दिखा दे, कहाँ पड़े हैं। जीवन बंसल के ऐतराज उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह अर्जुन नाथ को अपने घर के भीतर ले गया। अर्जुन नाथ के दोनों आदमियों ने सोने से भरे उन मजबूत बक्सों को उठाकर टेम्पो में लादा। पूरे के पूरे 12 बक्से थे। 70 करोड़ का सोना था उनमें। पंचम खेड़ा बेहद स्थिर निगाहों से कार में लेटे सब कुछ देख रहा था। सारा काम पूरा हो गया, चलने की तैयारी शुरू हुई। अर्जुन नाथ, तेरे यह दोनों आदमी जानते हैं कि इन बक्सों में क्या है? हम लोग टेम्पो के साथ साथ चलेंगे, खेड़ा ने सोच भरी निर्णायक स्वर में कहा। अर्जुन नाथ के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। जैसा आप ठीक समझे। रिवॉल्वर देना। खेड़ा का सर्द लहजा कठोर था। मुझे हुक्म दीजिए, अर्जुन नाथ ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। जीवन बंसल के होठों से दहशतपूर्ण चीख निकली। नहीं! रिवॉल्वर मुझे दो अर्जुन नाथ। खेड़ा का लहजा बेहद खतरनाक और सर्द था। अर्जुन नाथ ने रिवॉल्वर निकाली। आगे बढ़कर कार में तकिए के सहारे अधलेटे से पंचम खेड़ा के हाथ में रिवॉल्वर थमाकर खुद पीछे हट गया। नहीं, मुझे मत मारो! जीवन बंसल दहशतपूर्ण अंदाज में चीखा और पलटकर गोली किसी तेजी से रफ्तार से दौड़ा जान बचाने के लिए। दूर! खेड़ा उठ तो सकता नहीं था। उसने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया, सिर को जरा सा ऊपर उठाया। जीवन बंसल उस समय सामने नजर आ रहा था, मोड़ उड़ने जा रहा था। खेड़ा ने रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठाया, दांत पीसते हुए निशाना बांधा और ट्रिगर दबा दिया। फायर का तेज धमाका गूंजा। भागते जीवन बंसल की गर्दन से सुर्ख धब्बा प्रकट हुआ। उसके शरीर को तेज झटका लगा। उसी पल जीवन बंसल का शरीर नीचे जा गिरा। खेड़ा ने रिवॉल्वर से निकलते धुएं पर फूंक मारी। कार में बारूद की स्मेल फैल चुकी थी। खेड़ा ने कार के बाहर खड़े अर्जुन नाथ की तरफ रिवॉल्वर उछाली। अर्जुन नाथ ने तुरंत रिवॉल्वर लपक ली। देखना, मर गया कि जिंदा है। अर्जुन नाथ बंसल की तरफ बढ़ गया, फिर वापस आया। मर गया। चलो, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, खेड़ा ने गहरी सांस लेकर कहा और आंखें बंद कर ली। चंद घंटे सोने के बाद देवराज चौहान और शंकर नाग गन सहित पुनः खिड़की पर आ गए थे। क्योंकि दिन का समय था, सुबह के 7 बज रहे थे। सामने सड़क पर लोग और वाहन आ जा रहे थे। किसी की भी निगाह खिड़की पर उनकी हरकतों पर पड़ सकती थी, इसलिए सावधानी की बेहद ज़रूरत थी और सावधानी इस्तेमाल की भी जा रही थी। खिड़की का इतना ही पर्दा सरका था कि गन का मुंह बाहर रखा जा सके और टेलीस्कोप से सामने वाले बंगले का नज़ारा देखा जा सके। पिछले 1 घंटे से टेलीस्कोप पर निगाहें टिकाए देवराज बंगले का नज़ारा देख रहा था। डाबर बागले के कमरे की खिड़कियां अभी बंद थी। बहरहाल दिन के समय यह सब करने में खतरा तो था ही, लेकिन इतना रिस्क उठाना भी ज़रूरी ही था। इंस्पेक्टर सोहन शामले किचन में चाय और नाश्ता बनाने में व्यस्त था। शंकर नाग देवराज चौहान के पास पहुंचा। करीब उसकी मौजूदगी का एहसास पाकर भी देवराज चौहान ने टेलीस्कोप से आंख नहीं हटाई। देवराज चौहान? हाँ। टेलीस्कोप पर आंख लगाए देवराज चौहान के होठ हिले। कविता देसाई, शिखा मेहता और सिकंदरा नाथ किस तरफ हैं? शंकर नाग ने पूछा। मालूम नहीं। मालूम नहीं है तो करो। हम? शंकर नाग, इस समय मेरा निशाना डाबर बागले हैं, वह तीनों नहीं। लेकिन वह तीनों कुछ गड़बड़ करने की फिराक में हैं, हमें उन पर निगाह रखनी चाहिए। जब तक हम डाबर बागले को शूट नहीं करते वह कोई हरकत नहीं करेंगे, और जब हम उन्हें शूट कर देंगे तो यह तीनों हमें शूट करने की चेष्टा करेंगे। यह बात तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तुम ठीक कहते हो, फिर भी मालूम तो हो कि वह किस तरफ हैं। चिंता मत करो, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। जब हम उन दोनों को शूट करके यहाँ से जाने की तैयारी में होंगे तो वह तीनों खुद ब खुद ही हमारे सामने आ जाएंगे। शंकर नाग के चेहरे पर सख्ती के भाव उभर आए। तभी इंस्पेक्टर सोहन शामले का स्वर उनके कानों में पड़ा। नाश्ता कर लो, तैयार है।
शंकर ने सिर घुमाकर देखा। शामली टेबल पर पराठों के प्लेट और चाय के भरे गिलास रख चुका था। चलकर शंकर नाग ने पुनः देवराज चौहान को देखा। आओ, नाश्ता कर लो। तुम कर लो। तुम नहीं करोगे? नहीं, मेरा यहाँ से हिलना ठीक नहीं, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। तुम नाश्ता कर लो, यहाँ मैं खड़ा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। बार बार मत कहो यह बात। शंकर नाग गहरी सांस लेकर वहाँ से हट गया। शामली टेबल के करीब ही बैठ गया था। हम नाश्ता शुरू करते हैं, शंकर नाग ने उससे कहा। देवराज चौहान नहीं करेगा? शामली ने पूछा। नहीं, वह व्यस्त है और अपनी जगह से हटना नहीं चाहता, शंकर नाग नाश्ता शुरू करते हुए बोला। काम ऐसे ही किया जाता है। शामली ने भी नाश्ता करना शुरू कर दिया। तुम्हारी तरह नहीं कि पराठे देखे और पिच गए। पराठे में पहली बार नहीं खा रहा, शंकर नाग ने मुंह बनाकर कहा। मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हें पहली बार खाते देख रहा हूँ, शामली ने व्यंग से कहा। उसकी बात की परवाह न करके शंकर नाग ने कहा। यार शामले, मैं तुम्हारा यार नहीं हूँ, ढंग से बात करो, शामले ने उखड़े स्वर में कहा। चलो ठीक है, इंस्पेक्टर शामले ही सही, शंकर नाग ने सिर हिलाया। वैसे एक बात तो है, मुझे नहीं मालूम था कि पुलिस वाले भी इतने अच्छे पराठे बना लेते हैं। तुम बीवी को तो खुश रखते होंगे। बीवी को? हाँ, पराठे बना बना कर बीवी को खिलाते। बीवियां पराठों से खुश नहीं होती, इंस्पेक्टर शामले ने तीखे स्वर में कहा। अच्छा, तो किससे होती हैं? तुम्हारी शादी हो गई? अभी नहीं की। जब कर लोगे तो मालूम हो जाएगा बीवियां कैसे खुश होती हैं। तुम ही बता दो, अब इतनी सी बात जानने के लिए शादी करूं क्या? इंस्पेक्टर सोहन शामले ने कोई जवाब नहीं दिया। शंकर नाग तबीयत से पराठे साफ किए जा रहा था। वह तीनों कहाँ हैं? मालूम नहीं, होंगे आसपास ही। मैं मालूम करूं? तुम कैसे मालूम करोगे? बाहर जाकर। शंकर नाग कठोर निगाहों से उसे देखने लगा। चुपचाप यहीं बैठे रहो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? पुलिस वालों पर मैं विश्वास नहीं करता, बाहर जाकर तुम गड़बड़ कर सकते हो। मेरा विश्वास नहीं करते और मेरे हाथ के पराठे खा सकते हो? पराठों की बात और है, शंकर नाग ने ठाठ भरे अंदाज में मुस्कुराकर कहा। इंस्पेक्टर सोहन शामले ने इस मामले में फिर कुछ नहीं कहा। 1 घंटा और बीत गया। सुबह के 8 बज गए। देवराज चौहान इस तरह कब तक खड़ा रहेगा? शामले बोला। जब तक कि मामला निपट नहीं जाता। मामला निपटने में तो पूरा दिन भी लग सकता है, शामले ने कहा। 2 दिन भी लग सकते हैं, शंकर नाग के स्वर में बेचैनी उभरी। इंस्पेक्टर शामले ने गहरी सांस लेकर बोला। हम पुलिस वालों की जान सूखती है डाबर वागले का नाम सुनकर। अपने बड़ों से पुलिस वाले इतना नहीं डरते जितना कि डाबर वागले से। हम तो सोचते थे कि साले मरेंगे नहीं और ना ही कभी कानून के हाथ के नीचे आएंगे, हमेशा पुलिस वालों के सिर पर तलवार। चिंता मत करो इंस्पेक्टर, अब समझो साले गए। देखते नहीं, देवराज चौहान मचान बांधे उनका शिकार करने को तैयार है। इंस्पेक्टर सोहन शामले की निगाह देवराज चौहान की पीठ पर जा टिकी। शंकर नाग ने पास रखी टेलीस्कोप साइलेंसर युक्त गन उठा ली और उस पर हाथ फेरकर उसे देखकर सोचने लगा कि इसे इस्तेमाल करने का जाने मौका मिलेगा भी कि नहीं। ठीक 9 बजे देवराज चौहान को एक खिड़की के पल्ले हिलते से महसूस हुए। टेलीस्कोप के कारण जैसे वह खिड़की मात्र 1 फुट दूर महसूस हो रही थी, यानी कि अपने बेहद करीब। खिड़की के पल्ले खुले और अगले ही मिनट दीवान चंद वागले का चेहरा खिड़की पर नजर आया। देवराज चौहान के दांत भिज गए, होठों से भूखे शेर की भांति गुर्राहट निकली। वागले ने अपने दोनों हाथ खिड़की की चौखट पर रखे और इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगा। टेलीस्कोप से देवराज चौहान वागले की एक एक हरकत को नोट कर रहा था। उसकी उंगली ट्रिगर पर कस चुकी थी। वागले की घूमती निगाहें बंगले से बाहर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि सामने बंगले की 10 फुट ऊंची दीवार थी। अलबत्ता उसके कानों में सड़क से गुजरते वाहनों की आवाज़ अवश्य पड़ रही थी। क्योंकि ऑफिस जाने का वक्त था, इसलिए सड़क पर कारों की लंबी कतारें नजर आ रही थी। वागले का चेहरा देखते ही देवराज चौहान का खून खौल उठा था। एकाएक देवराज चौहान को वागले के चेहरे के भावों से ऐसा लगा जैसे वह खिड़की से हटने का इरादा रखता हो, जबकि खिड़की खोलकर हुए मात्र 5-8 सेकंड ही हुए थे। जबकि इन सेकंडों में इंतजार था देवराज चौहान को डाबर के नजर आने का, कि शायद वागले भी डाबर के पास आ खड़ा हो। परंतु अमर सिंह डाबर नहीं आया था।
और वागले खिड़की से हटने जा रहा था। देवराज चौहान ने ट्रिगर पर रखी उंगली को हल्का सा दबाव दिया। देवराज चौहान के हाथों को तीव्र झटका लगा। साइलेंसर के कारण बेहद मध्यम सी, हर किसी को न सुनाई देने वाली आवाज हुई थी और उसी पल टेलीस्कोप में नजर आ रहे वागले के चेहरे की उसने धज्जियां उठती देखी। खून की छींटे खिड़की के खुले पल्ले पर जा गिरे। टेलीस्कोप में देवराज चौहान को वागले के चेहरे की अपेक्षा अब मांस का लोथड़ा नजर आ रहा था। टेलीस्कोप में वह चंद पल वागले के शरीर को लहराता देखता रहा। वैसी नजर आ रहा था देवराज चौहान। आंखों में खूनी भाव नाच रहे थे। शंकर नाग और इंस्पेक्टर शामले पल भर के लिए हक्के बक्के रह गए थे। वह समझ गए थे कि कुछ हो गया है। देवराज चौहान ने यूं ही फायर नहीं किया होगा। देवराज चौहान की आंखें तो जैसे टेलीस्कोप के साथ चिपककर रह गई थी। वागले के शरीर को उसने पेट के बल खिड़की की चौखट पर गिरते देखा। वागले के दोनों हाथ खिड़की के बाहर लटक रहे थे और लोथड़े वाला चेहरा भी। लोथड़ा बने चेहरे से टपक कर गिरता हुआ खून टेलीस्कोप से स्पष्ट नजर आ रहा था, जिसकी रफ्तार अब पहले से कम होती जा रही थी। टेलीस्कोप पर आंखें टिकाए देवराज चौहान को वागले की लाश के आसपास अजीब सी सनसनी सी महसूस हो रही थी। कई पल ऐसे ही बीत गए और फिर टेलीस्कोप में डाबर का चेहरा चमका, जो कि एकाएक हड़बड़ाया घबराया सा खिड़की की चौखट पर गिरे वागले के करीब आया और बौखलाए से अंदाज में वागले के शरीर को हिलाने लगा था। स्पष्ट था कि पूरी तरह मामले की उसे जानकारी नहीं थी। खिड़की के पल्लों पर पड़े खून के छींटों को देखकर जैसे वह वागले को घायल समझ रहा था, उसे उठाने की चेष्टा में था। टेलीस्कोप पर लगी देवराज चौहान की आंख में क्रूरता के भाव उभरे। देवराज चौहान ने ट्रिगर दबाया। उसके दोनों हाथों को पुनः झटका लगा। अगले ही पल टेलीस्कोप में डाबर का सिर तरबूज की भांति फटता नजर आया। डाबर को यह जानने की मोहलत भी न मिली होगी कि उसका क्या अंजाम हो रहा है। वागले को उठाने की चेष्टा में डाबर अपनी जान गंवाकर वागले के शरीर पर ही जा गिरा। डाबर! देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर गुर्रा उठा। तू देखना चाहता था कि मैं कितना अच्छा निशानेबाज हूँ। मैंने तो साबित कर दिया कि मैं वास्तव में निशानेबाज हूँ, परंतु अफसोस तो इस बात का है कि तू मेरी निशानेबाजी की वाह वाह करने के लिए जिंदा नहीं रहा। देवराज चौहान ने टेलीस्कोप से आंख हटाई, फिर एक हाथ से गन को भीतर किया और दूसरे हाथ से खिड़की बंद करके पलटा। धड़क रहा था देवराज चौहान का चेहरा। शंकर नाग और इंस्पेक्टर सोहन शामले की गंभीर निगाहें देवराज चौहान पर थी। क्या रहा? शंकर नाग के होठों से निकला। हो गया काम। देवराज चौहान का वहशी चेहरा अब सामान्य होता जा रहा था। शामले उछल पड़ा। क्या? इंस्पेक्टर शामले के होठों से फटाफटा सा स्वर निकला। कौन मरा, डाबर या वागले? दोनों। देवराज चौहान के होठों से सर स्वर निकला। शंकर नाग ने थूक निकली। शामले की आंखों में अविश्वास के भाव प्रकट हुए। तो दोनों को शूट कर दिया तुमने? डाबर और वागले मर गए? हाँ। देवराज चौहान भिजे होठों से सोहन शामले को देखता रहा। शंकर नाग की आंखों में आतंक के भाव नाचने लगे थे। डाबर वागले का इस तरह मारे जाता कोई मजाक नहीं था। अब बहुत हो हल्ला होता था। गन संभाल लो शंकर नाग। देवराज चौहान का स्वर अब काफी हद तक सामान्य था। शंकर नाग चौंका। गन? अब गन की क्या जरूरत है? वह दोनों तो। डाबर वागले के बंगले पर कोई भी समझदार आदमी हुआ तो वह आसानी से इस बात को जान लेगा कि गोली अपार्टमेंट की इस खिड़की से चली है, जो कि अब बंद है। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। वह इस तरफ भी आ सकते हैं, कभी भी। एकाएक शंकर नाग के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। उसने फौरन गन संभाल ली। इंस्पेक्टर सूखे होठों पर जीभ फेरकर जल्दी से बोला, देवराज चौहान, मेरी रिवॉल्वर वापस दे दो, वह तुम्हारी जेब में है। देवराज चौहान ने खाली हाथ से जेब से रिवॉल्वर निकाली और एक हाथ से ही उसे खोलकर चैम्बर से गोलियां निकालकर नीचे गिराई और रिवॉल्वर शामले की तरफ उछाल दी। खाली रिवॉल्वर का मैं क्या करूंगा? शामले की आवाज में खींच के भाव आ गए। जब हम यहाँ से निकल जाएं तो भर लेना, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। इस वक्त मैं तुम्हें भरी रिवॉल्वर नहीं दे सकता, क्योंकि तुम पुलिस वाले हो और मैं देवराज चौहान। सांप और नेवले में दोस्ती नहीं होती। अलबत्ता थोड़ी देर के लिए वक्ती समझौता अवश्य हो सकता है। इंस्पेक्टर सोहन शामले गहरी सांस लेकर रह गया। देवराज चौहान ने शंकर नाग को देखा। शंकर नाग, देवराज चौहान का स्वर गंभीर और कठोर था। हमारा एक पल भी अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। अगर उन लोगों ने
इस अपार्टमेंट को घेर लिया तो फिर बहुत लाशें बिक जाएंगी। निकलो यहाँ से। शंकर नाग जैसे तैयार था हर तरह के हालातों के लिए। इंस्पेक्टर शामली शांत खड़ा था। एक बात और जहन में रखो, मैं कविता देसाई, शिखा मेहता और सिकंदरा नाथ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बाहर हमारी खात में मौजूद हैं। वह हमारे सिरों पर यानी कि इस फ्लैट के दरवाजे पर भी हो सकते हैं कि हम निकलें और वह हमें शूट कर दे, या फिर रास्ते में किसी भी मोड़ पर छिपे हो सकते हैं, कहीं से भी हमारी पीठ पर वार कर सकते हैं। शंकर नाग ने भिजे दांतों से सिर हिलाया। और अगर यह तीनों चार दीवारी के भीतर नहीं हैं, तो हम लोगों की मौत का सामान इकट्ठा किए बाहर अवश्य कहीं मौजूद होंगे। गन को हाथ में तैयार रखना, ट्रिगर दबाने के लिए हिचकना नहीं। मौके पर तुम्हारी एक पल की सोच या जरा सा तरस तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकता है। मैं समझता हूँ। शंकर नाग की आवाज में बेहद सख्त भाव थे। देवराज चौहान और शंकर नाग की आंखें मिली। आंखों ही आंखों में खूनी इशारे हुए। दोनों ने एक बार भी सोहन शामली को नहीं देखा। गने संभाले तेजी से आगे बढ़े और दरवाजा खोलते हुए लगभग भागने के से अंदाज में बाहर निकलकर तेजी से आगे बढ़ते चले गए। उनकी पैनी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी, हर खतरे के प्रति सजग। नंगी गने, खतरनाक भाव चेहरे पर। जो भी उन्हें आती देखता सहम कर एक तरफ हो जाता। लिफ्ट की अपेक्षा उन दोनों ने सीढ़ियों वाला रास्ता इस्तेमाल किया था। सनराइज अपार्टमेंट के मुख्य गेट से देवराज चौहान और शंकर नाग बाहर निकले। अभी तक कोई भी कैसा भी खतरा सामने नहीं आया था। अपार्टमेंट के गेट के बाहर चलती सड़क थी, जिस पर की काफी संख्या में वाहनों का आना जाना लगा हुआ था। देवराज चौहान और शंकर नाग क्षण भर के लिए छिटके। देवराज चौहान ने डाबर वागले वाले बंगले पर निगाह मारी। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ती चली गई। देवराज चौहान के देखते ही देखते डाबर वागले के बंगले का फाटक खुला और 8 व्यक्ति बाहर निकले। 8 के हाथों में गनें थी। सब खतरनाक दिखाई दे रहे थे और उनका अब अपार्टमेंट के गेट की तरफ यानी कि उनकी तरफ आने का मतलब था कि यह स्पष्ट था कि भीतर मौजूद किसी ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि डाबर वागले को कहां से शूट किया गया है। शंकर नाग की निगाह भी उन पर पड़ गई थी। वह देखो, वह लोग शायद इसी तरफ आ रहे हैं। शंकर नाग बदहवासी में चीखा। आने दो। देवराज चौहान का लहजा सर्द था, आंखों में मौत के भाव थे। हमारी कार उस तरफ खड़ी है, देर मत करो देवराज चौहान, आओ। यहीं खड़े रहो शंकर नाग। देवराज चौहान गुर्राया। भागो नहीं, उनका मुकाबला करो। भागने पर भी वह हमें छोड़ने वाले नहीं। उनके हाथों में गने हैं। खुद को और गन को तैयार रखो। डाबर वागले के वह 8 आदमी तेजी से ट्रैफिक से भरी सड़क पार करने की चेष्टा कर रहे थे। यह नज़ारा देखकर वाहन खुद ब खुद ही रुकते जा रहे थे। वाहनों के ड्राइवर काफी ज्यादा घबरा उठे थे। वाहनों के ब्रेकों की तेज आवाजें वातावरण में गूंजने लगी थी। देवराज चौहान की निगाह उन पर थी और कविता, शिखा, सिकंदरा नाथ की भी तलाश कर रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि कविता, शिखा, सिकंदरा नाथ द्वारा चलाई गई गोली कभी भी उसे या शंकर नाग को खत्म कर सकती है। सामने आ रहे दुश्मनों से इतना खतरा नहीं था जितना कि छिपे हुए दुश्मनों से। सड़क पर आ जा रहा ट्रैफिक रुक चुका था। कारों की कतार जैसे पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। जो करीब थे यह दृश्य देख रहे थे वह तो अपने वाहनों में बिल्कुल चुप और खामोश बैठे थे, लेकिन जो दूर थे जिन्हें यह सब नजर नहीं आ रहा था वह हॉर्न पर हॉर्न देकर तेज और तीखा शोर पैदा कर रहे थे। अभी उन 8 ने सड़क ही पार की थी कि उनकी निगाह गनों को थामे देवराज चौहान और शंकर नाग पर पड़ी। एक ने चीख कर सबको सावधान किया। वह सब ठिठके, गने सीधी की, परंतु तब तक देवराज चौहान गन का मुंह खोल चुका था। साइलेंसर लगी गन से बेआवाज गोलियां निकलकर उन्हें छूने लगी। शंकर नाग ने भी गन का मुंह खोल दिया। अंधाधुंध चलाई गई गोलियां कई कारों के बोनटों और बॉडी से टकराई। उन 8 में से सिर्फ 2 ही अपनी गन का इस्तेमाल कर सके, परंतु उसके द्वारा चलाई गई गोलियां देवराज चौहान और शंकर नाग को नहीं लग सकी, क्योंकि मौत का खौफ उनके सिर पर हावी हो गया। अचानक की गई गनों की फायरिंग ने उन्हें कैसा भी कोई मौका नहीं दिया था। उनके शरीरों में जाने कितने छेद हो गए थे। कुछ ही पलों में वह सड़क पर गिरे पड़े सड़क को अपने खून से लाल कर रहे थे। देवराज चौहान और शंकर नाग की गनों के मुंह बंद हो चुके थे। अपनी कार की तरफ मत जाना, ट्रैफिक जाम है, कार का कोई फायदा नहीं, भीड़ में से निकल चलो जल्दी। देवराज चौहान कहने के साथ ही एक तरफ भागा। शंकर नाग देवराज चौहान के पीछे हो गया।
देवराज चौहान अभी चंद कदम ही दौड़ा होगा कि फायर का तेज धमाका हुआ। अगले ही पल देवराज चौहान के कंधे को अंगारा झुलसाता निकल गया। देवराज चौहान ठिठका, दांत पर दांत जम गए, आंखों में खून उछाले मारने लगा। शंकर नाग ने भी अपने कदम फौरन रोक लिए थे और ऐसा करना उसके हक में भी रहा था, क्योंकि अन्य दिशा से दूसरा फायर भी हुआ था जो कि वहां से गुजरा था जहां उसने अगले कदम पर होना था। देवराज चौहान की खूंखार निगाहें फौरन घूमी, नजरें कविता देसाई से टकराई जो सड़क पर रुकी कम से कम 6 कारें दूर खड़ी थी। देवराज चौहान को कविता देसाई का रिवॉल्वर वाला हाथ उठता हुआ नजर आया। देवराज चौहान ने फौरन खुद को नीचे गिराया। कविता देसाई का दूसरा फायर बिल्कुल ही खाली गया। शंकर नाग अभी तक अपनी जगह पर हक्का बक्का खड़ा था। नीचे हो जा बेवकूफ, देवराज चौहान गुर्राया। शंकर नाग को होश आया, वह तुरंत ही नीचे गिर गया। अगर ऐसा न करता तो उस पर निशाना बांधकर किया गया दूसरा फायर कामयाब हो जाना था। गोलियों की आवाजों के बाद वहां बजने वाले हॉर्न एकाएक बंद हो गए थे। देवराज चौहान पुनः जानवर लगने लगा था। यह कविता, शिखा और सिकंदरानाथ हैं। देवराज चौहान क्रूरता भरे स्वर में बोला। कविता देसाई उस तरफ है, मैं देख चुका हूँ। मैं उधर जा रहा हूँ, तुम जो ठीक समझो करो। शंकर नाग कुछ नहीं बोला। जब तक गन उसके हाथ में थी वह शेर था। देवराज चौहान कई पलों तक नीचे ही पड़ा रहा। उसके दांत पिचे हुए थे, चेहरा क्रोध से सुर्ख हो रहा था। दाएं हाथ में गन पकड़ी थी, आंखों में जैसे दहकते अंगारे सुलगते चमकते नजर आ रहे थे। एकाएक देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। उसका इस तरह पड़े रहना ठीक नहीं था। ऐसे तो मामला लंबा खिंच सकता था, जो कि उसके हक में नहीं था। क्या करना है यह सोचकर देवराज चौहान उछलकर खड़ा हो गया। गन वाला हाथ नीचे लटक रहा था। तभी फायर हुआ और उसी पल देवराज चौहान ने खुद को नीचे गिराया। वह बच गया। 3। देवराज चौहान के होठों से भिजा सा स्वर निकला। 2 पल और बीते कि देवराज चौहान उठा और तेजी से उस तरफ दौड़ा जिस तरफ से कविता देसाई ने फायर किया था। सड़क के बीचों बीच कारों और अन्य वाहनों का जमघट लग चुका था। देवराज चौहान उन वाहनों के बीच में से रास्ता बनाता गन थामे खूंखार अंदाज में दौड़े जा रहा था। उसी समय उसे कविता देसाई की झलक मिली। वह 4 कारें आगे ओट लिए हुए थी। देवराज चौहान को इस तरह आते देखकर कविता देसाई ने फायर किया, जो कि वाहनों का ढेर लगा होने के कारण निशाने पर नहीं बैठा था। 4। देवराज चौहान दांत पीसकर बड़बड़ाया। देवराज चौहान फायर के साथ ही कार की ओट में छिप चुका था। वह कविता देसाई की रिवॉल्वर की गोलियां समाप्त करवा देना चाहता था, तभी वह उसे खत्म करना चाहता था। वह कविता देसाई को गोलियों से अभी भी भून सकता था, परंतु ऐसा करने पर उसकी गन से निकलने वाली गोलियों से कई निर्दोष भी मारे जाते, जो कि अपनी कारों और वाहनों में बैठे थे। देवराज चौहान को यह बात ठीक नहीं लगी कि उनकी लड़ाई में ऐसे लोग मारे जाएं जिनका इस मामले से दूर दूर तक वास्ता न हो। वह जानता था कि कविता देसाई अपने रिवॉल्वर की 4 गोलियां इस्तेमाल कर चुकी है। अब उसके रिवॉल्वर में सिर्फ 2 गोलियां बची थी, जिन्हें इस्तेमाल करवा देना जरूरी था। देवराज चौहान एकाएक सीधा हुआ और उसकी खूनी निगाहें चारों तरफ घूमने लगी। वह जानता था कविता देसाई ने उस कार को छोड़कर किसी और कार की ओट ले ली होगी। देवराज चौहान गन संभाले धीरे धीरे खूंखार अंदाज में आगे बढ़ने लगा। वाहनों के ढेर के बीच हो रहा यह मौत का खेल बहुत ही दहशत से भरा लग रहा था। वाहनों में मौजूद लोगों की सांस सूखी हुई थी। देवराज चौहान आगे बढ़ता रहा। वह 3 कारें पार कर गया, परंतु कविता देसाई की तरफ से कोई फायर उस पर नहीं हुआ। देवराज चौहान एकाएक चीते की तरह सतर्क हो गया। कविता देसाई का इस तरह चुप हो जाना जैसे खतरनाक संकेत था कि वह अब सावधानी इस्तेमाल कर रही है और घात में है। देवराज चौहान बेहद फूंक फूंक कर कदम आगे रख रहा था। कई पल मौत के सन्नाटे के बीच ही गुजर गए और फिर जैसे छोटा सा भूचाल आया। देवराज चौहान जिस कार की बगल में था उसके साइड में लगे बैक मिरर में कविता देसाई का चेहरा चमका। देवराज चौहान ने उसी क्षण खुद को नीचे गिरा लिया। गोली उसके बालों को झुलसाते हुए निकल गई। अगर नीचे गिरने में उसे एक पल की भी देरी हो गई होती तो कविता देसाई की चलाई गोली ने उसके सर में प्रवेश कर जाना था। गन सहित देवराज चौहान फौरन पलटा और पीठ के बल हो गया। गन चलने को बिल्कुल तैयार थी, परंतु कविता देसाई अब वहां नहीं थी। देवराज चौहान ने कार के नीचे नजरें दौड़ाई।
कुछ नजर नहीं आया। फायर करके कविता देसाई पुनः दाएं बाएं हो गई थी। 5। देवराज चौहान की आंखों में शोले चमक उठे। कविता देसाई के रिवॉल्वर में अब आखिरी गोली बची थी। देवराज चौहान का चेहरा क्रूरता भरे भावों से भर उठा। बिना वक्त गवाए वह तुरंत उठा और निगाहों के साथ साथ ही गन घूमती चली गई। कविता देसाई कहीं भी नजर नहीं आई। देवराज चौहान धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हर तरफ निगाहें दौड़ा रहा था। चेहरे पर क्रूरता के गहरे भाव विद्यमान हो चुके थे। देवराज चौहान गन थामे इसी प्रकार वाहनों के बीच में से गुजरे जा रहा था। 2 मिनट बीत गए परंतु कुछ नहीं हुआ। देवराज चौहान का चेहरा जहरीले भावों से भर उठा। वह समझ गया कि कविता देसाई को अपने रिवॉल्वर में मौजूद एकमात्र गोली के बारे में पूरा ध्यान है। साथ ही उसे इस बात का भी एहसास हो गया होगा कि वह लड़ नहीं रहा बल्कि उसका रिवॉल्वर खाली करवा रहा है। यानी अब कविता देसाई ने छठा फायर बहुत ही सोच समझकर और सही निशाने पर करना था और देवराज चौहान ने उसे अपनी हरकत से मजबूर करना था कि वह छठा फायर भी करे। देवराज चौहान कई पलों तक कारों के बीच खड़ा रहा, इधर उधर निगाहें दौड़ाता रहा। साथ ही वह समझ गया कि इस तरह बात नहीं बनने वाली। कविता देसाई आखिरी गोली आसानी से नहीं चलाने वाली। देवराज चौहान ने क्षण भर सोचा, फिर छोटी सी छलांग में करीब मौजूद कार के बोनट पर चढ़ा। उसके बाद कार की छत पर रुके ट्रैफिक के बीच कार की छत पर खड़ा देवराज चौहान हाथ में साइलेंसर लगी टेलीस्कोप गन थामे खतरनाक दरिंदा लग रहा था। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, भिजे हुए होठ, साइडों में उभरी गालों की हड्डियां, चेहरे पर वहशी जानवरों के से भाव। कारों के बीच बैठे लोगों ने देवराज चौहान का रौद्र रूप देखा तो उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, होठ खुश हो गए। देवराज चौहान ने छोटी सी छलांग लगाई और दूसरी कार की छत पर जा खड़ा हुआ। उसकी खूंखार निगाहें सड़क पर रुकी कार वाहनों की कतारों पर जा रही थी और तलाश कर रही थी कविता देसाई को। देवराज चौहान का यह कदम बेहद जानलेवा था। कविता देसाई के रिवॉल्वर में आखिरी गोली मौजूद थी और उसका निशाना कभी भी ठीक बैठ सकता था। देवराज चौहान को भी एहसास था इस बात का। देवराज चौहान ने गन वाला हाथ सीधा किया और दोनों हाथों में गन को फौरन इस्तेमाल करने वाले अंदाज में थाम लिया। उसकी घूमती निगाहों के दायरे में से कविता देसाई कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। देवराज चौहान ने पुनः उछाल ली और अगली कार की छत पर आ गया। मौत के भाव चेहरे पर ओढ़े इसी प्रकार वह कारों की छतों को जमीन बनाए धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। इसके बाद करीब मिनट भर ही बीता होगा कि फायर का तेज स्वर पुनः गूंजा। देवराज चौहान की किस्मत ही रही कि जिस वक्त कविता देसाई ने अपने रिवॉल्वर की आखिरी गोली चलाई उस समय वह छलांग मारकर आगे वाली कार पर जा रहा था। देवराज चौहान का शरीर उस समय हवा में ही था कि जब गोली वहां से गुजरी। देवराज चौहान के होठों से दरिंदगी भरी गुर्राहट निकली और हवा में ही उसका शरीर गोलाई के अंदाज में घूमता चला गया। जब दूसरी कार की छत पर उसके जूते टिके तो देवराज चौहान का रुख उस तरफ हो चुका था जिस दिशा से कविता देसाई ने फायर किया था और गन पुनः बिल्कुल तैयार मुद्रा में दोनों हाथों में थम चुकी थी। कविता देसाई को यकीनन पूरा विश्वास था कि उसका यह फायर कभी भी खाली नहीं जाएगा, निशाना नहीं चूकेगा। निशाना चूका भी नहीं था, लेकिन देवराज चौहान तो तब तक इत्तेफाकन ही आगे वाले कार की छत पर जाने के लिए छलांग लगा चुका था। कविता देसाई हक्की बक्की सी खड़ी रह गई थी देवराज चौहान को सलामत देखकर। उसे होश तब आया जब कार की छत पर खड़ा देवराज चौहान खतरनाक दरिंदे की भांति उसे देख रहा था और गन का निशाना ठीक उस पर था। कविता देसाई के चेहरे पर आतंक के भावों का ढेर लग गया। वह पलटी, उसने भागना चाहा, करीब की कार में ओट लेनी चाहिए, लेकिन उसका कोई भी इरादा, कोई भी सोच पूरी नहीं हो सकी। देवराज चौहान के हाथ में थमी गन की नाल से गोली निकली और कविता देसाई की खोपड़ी फोड़ती चली गई। ऐसे लगा जैसे गर्दन पर उसका सिर गायब हो गया हो। खून की छींटे और मांस के लोथड़े करीब की कारों पर गिरकर चमकने लगे। एक ही झटके में कविता देसाई का शरीर पास की कार के बोनट पर जा गिरा। उसके बाद शरीर ना हिला और ना ही तड़पा। शंकर नाग बेहद परेशान और झुंझलाया हुआ था। गन उसके हाथ में थी और भय खौफ तो जैसे उसे छूकर नहीं गया था। कारों और रुके वाहनों की भीड़ में वह खड़ा था। शिखा मेहता को वह शूट कर चुका था और बहुत खतरनाक इत्तेफाक रहा था शिखा मेहता को शूट करने में। शिखा मेहता फायर करने की अपेक्षा बेहिचक उसके करीब आ गई थी।
शायद पुराने रिश्ते का ख्याल करके कि अभी भी वक्त है दोनों मिलकर एक हो जाए। लेकिन शंकर नाग शिखा मेहता जैसी चीज से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। अब उसे ढील देने का मतलब ही नहीं था। ना ही वह शिखा मेहता का साथी था, ना ही वह उसके साथ काम कर रहा था। वह तो देवराज चौहान का साथी था और शंकर नाग यह बात जरा भी नहीं भूला था कि कुछ देर पहले उस पर 2 फायर किए गए थे। शिखा मेहता ने एकाएक जो सामने आने की हरकत की थी, उससे उसे जैसे इस बात का पूरा विश्वास था कि शंकर नाग गन का इस्तेमाल उस पर नहीं करेगा, उसे शूट नहीं करेगा। लेकिन शंकर नाग तो अब जैसे खत्म करने या होने पर उतारू था। बिना एक पल की देरी के उसने शिखा मेहता को शूट कर दिया। शिखा मेहता को हैरानी जाहिर करने का भी मौका नहीं मिला। शंकर नाग के चेहरे पर बेहद सख्त भाव छाए हुए थे। कारों के बीच में से गुजरता, हाथों में तैयार गन थामे वह सिकंदरानाथ की तलाश कर रहा था, परंतु वह कहीं भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही सिकंदरानाथ ने उस पर कोई फायर किया अभी तक। सिकंदरानाथ कहाँ चला गया, वह समझ नहीं पा रहा था। अलबत्ता यह बात अवश्य उसके दिमाग में आई थी कि कहीं खिसक तो नहीं गया सिकंदरानाथ। सिकंदरानाथ जैसे खतरनाक इंसान से ऐसी उम्मीद करना सरासर जायज था, लेकिन मालूम तो हो कि वह खिसक गया है या फिर कहीं छिपा हुआ है। बिना तसल्ली के वह गन का रुख नीचे कैसे कर सकता था। देवराज चौहान जिस दिशा में था उस तरफ से उसे गोलियां चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन शंकर नाग ने अपने कान से मतलब रखा। वह जानता था कि देवराज चौहान तो ठीक ठाक ढंग से अपना काम निपटा लेगा, कहीं दूसरे की गोली उसे झटका ना दे बैठे। और शंकर नाग की इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो गई। फायर हुआ जो कि उसके 1 फीट की दूरी से गुजरा। जाहिर है सिकंदरानाथ ने बहुत जल्दबाजी में फायर किया था। ऐन मौके पर उसकी रिवॉल्वर वाली बांह हिल गई थी। इस फायर के साथ ही शंकर नाग नीचे झुककर कार की ओट में हो गया। फायर की दिशा उसने पहचान ली थी और कार के बीच में से झुके झुके ही सरकता दांत नीचे आगे बढ़ने लगा। दाएं बाएं देखता हुआ शंकर नाग कई कारें पार कर चुक गया था, परंतु सिकंदरानाथ उसे कहीं भी नजर नहीं आया। शंकर नाग पुनः बेचैन हो उठा। साला कहाँ मर गया। शंकर नाग दांत किटकिटा उठा। शंकर नाग की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर कारों के बीच में से उठकर सिकंदरानाथ को तलाश करने की चेष्टा करता है तो सिकंदरानाथ की गोली उसे लग भी सकती है। खून खराबे गोलियों और निशानेबाजी में वह इतना एक्सपर्ट नहीं था कि छाती ठोक कर दुश्मन के सामने खड़े होकर उसे तलाश कर सके। अब उसे महसूस हो रहा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।